जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन फाइनेंस पोर्शन से ही। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें अभी तक तो कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, यानी बड़े क्वेश्चन से मुराद तकरीबन 15 नंबर के लगभग क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा चैप्टर 16 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसे प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है क्या? अकाउंटिंग में आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये भी समझ लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ही रिलेट करता है, फिक्स एसेट्स। लेकिन अकाउंटिंग में और फाइनेंस के इस फिक्स एसेट के टॉपिक में फ़र्क ये है, अकाउंटिंग शुरू ही यहाँ से होती है कि आपने एक फिक्स एसेट्स बाय किया है, आइए उसको रिकॉर्ड कीजिए और फिर हर साल जैसे जैसे इस्तेमाल होगा उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कीजिए, बाद में रीवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनेंस उससे पहले की चीज है, बाइंग से पहले का कंसेप्ट है कि क्या हमें इस एसेट को बाय करना भी चाहिए कि नहीं, क्या ये एसेट हमें फ्यूचर में कोई फायदा देगा भी कि नहीं। यानी उतना फायदा तो देगा कुछ ना कुछ, लेकिन क्या जितना हम इसके ऊपर पैसा लगाएंगे हमें उतना फायदा ये देगा कि नहीं। अगर तो उतना या उससे ज्यादा फायदा देगा जितना हम पैसा लगाएंगे, फिर तो इसको इन्वेस्ट करो, फिर तो इसको खरीदो, वरना इसको ना खरीद। यानी ये टॉपिक किसी फिक्स एसेट्स की बाइंग से पहले उसकी वैल्यूएशन करने का नाम है कि हमें उस फिक्स एसेट्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसमें हम करते क्या है भाई, उस एसेट की जितनी भी लाइफ है ना, जैसे तो प्रैक्टिकली तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जाम में वो आपसे 3, 4 या 5 सालों की कैलकुलेशन करवाता है, क्योंकि उसे पता है जो 5 साल की कैलकुलेशन कर लेगा ना, वो 50 साल की भी कैलकुलेशन कर लेगा। तो प्रैक्टिस में आप जो प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे वो हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल की करें, लेकिन एग्जाम में वो आपसे जो कैलकुलेशन करवाएगा वो 3 साल, 4 साल और ज्यादातर 5 साल, ज्यादातर 5 साल की कैलकुलेशन करवाएगा कि एक एसेट है उसकी लाइफ 5 साल है, हर साल उसके ऊपर इतने इतने पैसे लगेंगे, डिफरेंट कॉस्ट, और उससे इतना इतना आपको रिटर्न मिलेगा। हर साल का इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है। बताइए हमें ये एसेट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये होगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या पूछेगा हमसे कि क्या हमें ये एसेट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इंफॉर्मेशन में क्या देगा हमें, कैश फ्लो, उस एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज, कि ये रेवेन्यू होगा, ये आपका एक्सपेंस होगा, आपको वैल्यूएशन करनी होगी। अच्छा खुद बताइए कौन सा डिसीजन ज्यादा अहम है, ये डिसीजन के एसेट को बाय करना चाहिए या नहीं, या ये डिसीजन के बाय कर लिया है तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, बाय करना चाहिए या नहीं। जो पैसा प्रॉफिट आएगा ना आपको, वो ये डिसीजन सही करने से आएगा। ठीक है, इसमें हम इसीलिए इसको नाम दिया प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट का मतलब कोई बड़ा एसेट, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा एसेट। अप्रेजल का मतलब क्या है, वैल्यूएशन करना, अप्रेज करना, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। जैसे एम्प्लॉय की अप्रेजल होती है ना, आपने सुना होगा एम्प्लॉय की अप्रेजल, उसी तरह प्रोजेक्ट की अप्रेजल भी है। अप्रेजल से क्या मुराद है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चूंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो अच्छा रहने या अच्छा ना रहने से मुराद फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है, यस करो, इसको स्टार्ट करो, और अगर फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल नहीं है, ना करो। सारे टॉपिक का अल्टीमेट डिसीजन पॉइंट ये होगा। हर क्वेश्चन के एंड में आपने एक लाइन लिखनी होगी, क्या, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सारी कैलकुलेशन कर कर आके एंड में क्या लिखना होगा, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये है टॉपिक प्रोजेक्ट अप्रेजल का। क्लियर हो गया? चलिए इसमें क्या स्टडी करेंगे हम, इसमें
इंट्रोडक्शन होगा, पहले आपको बताएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो हर क्वेश्चन में तकरीबन रिपीट होती हैं वो आपको बताए जाएंगे, फिर स्टेप्स बताए जाएंगे आपको, अप्रेजल के स्टेप्स क्या है। आपकी कोशिश होगी आज ही एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, एज यूजुअल हमेशा आपको पता है हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स को, कंसेप्ट्स को ऐड ऑन करते करते फिर हम एग्जाम लेवल पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आज आप कुछ बेसिक कैलकुलेशन के साथ तो फेमिलियर हो जाएंगे, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन यूज होती हैं वो जरूर आज आपको असाइनमेंट में दी जाएंगी और वो आप करेंगे। फिर स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। यानी आपको पता है हमारी आदत होती है कि हमारी अप्रोच हम कोशिश करते हैं कि ऐसी हो हर तरह का क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व, हमें हर क्वेश्चन चेंज करने से अपना फॉर्मेट, अपनी अप्रोच चेंज ना करनी पड़े। फिर है जी सम फ्रीक्वेंटली टेस्टेड आइटम इन एग्जाम एंड देयर करेक्ट ट्रीटमेंट, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में आपको बताया जाता था ना कि किस किस तरह की एडजस्टमेंट आ सकती है, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ सकती है, ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट, स्टॉक की एडजस्टमेंट आ सकती है, इसके अलावा जो भी दूसरी एडजस्टमेंट होते थे। उसी तरह इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में भी जो वो एडजस्टमेंट पूछता है ना, हमने वो निकाल के उसकी समरी बना दिया और वो इन्हीं एडजस्टमेंट के गिर्द अमूमी तौर पे टेस्टिंग करता है और करेगा इंशाल्लाह। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में हम पढ़ेंगे। फिर कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स है, वो एडवांस एडजस्टमेंट्स क्या है वो बाद में स्टडी करेंगे। अंदाजा हो ही गया होगा आपको टैक्स की कि अगर टैक्स इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी शुरू में जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना 3-4 दिन, उनमें टैक्स नहीं होगा। टैक्स के वाले क्वेश्चन हम एंड में ऐड करेंगे और फिर इसके बाद आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ चलते रहेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कह रहे प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना वेदर ए प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी और नॉट। प्रोजेक्ट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, प्रोजेक्ट अप्रेजल मतलब वैल्यूएट करना क्या ये लॉन्ग टर्म एसेट कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, कब बेनिफिशियल होगा और कब नहीं। अगर उसकी सारी जिंदगी के इनफ्लो ज्यादा है और उसकी सारी जिंदगी के आउटफ्लोज कम है तो वो बेनिफिशियल है, और अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है वो तो नुकसानदेह वाला हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के 2 मेथड हैं, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और अब आप कहें सर ये तो हमने किए हुए हैं, नहीं किए हुए, NPV भी किया हुआ है, IRR भी किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कर लिया था, उससे पहले PRC में भी किया हुआ है। NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। शाबाश, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं माइनस इनिशियल आउटफ्लो, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। भाई प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट करके। डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, एन्युटी कैलकुलेट करके। अभी आपको नोट्स मिलेंगे ना, अभी कॉपी करवा रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएगा। उसके साथ पहली चीज आपने NPV और IRR के साथ ये लिखनी है, खासतौर पे NPV, नॉट लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या यूं लिख दीजिएगा, नॉट थ्रू एन्युटी। NPV कैलकुलेट जरूर करनी है, एन्युटी के जरिए नहीं, वो पुराने हमारे वाले तरीके से। याद है हमारे वाला तरीका क्या है कि हर एक के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -1 प्लस 72 इंटू 1.1 पावर -2 प्लस
53 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -3 प्लस 116 इंटू 1.1 पावर -4। एनविटी की बजाय एक एक कैश फ्लो को अलग अलग डिस्काउंट करना है। क्यों भला? क्यों? क्या कैश फ्लो से? क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आप भाई हर साल सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या एक जैसी रहती है? जब हर साल की सेल एक जैसी नहीं है, जब हर साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स एक जैसी नहीं है, तो हर साल का जो नेट इनफ्लो होगा वो भी सेम नहीं होगा ना। तो जब हर साल सेम नहीं होगा तो फिर एनविटी का फार्मूला अप्लाई भाई शेयर डिबेंचर के केस में तो हर साल इंटरेस्ट या डिविडेंड सेम रहता था जो कूपन रेट होता था। ये तो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, इसमें एक साल सेल कम होगी, एक साल ज्यादा होगी। एक साल बिजली का बिल कम 1 रुपया भी आगे पीछे हो गया ना बिजली के बिल में तो आपकी एन्युटी नहीं बनेगी फिर। भाई ऐसा ही है ना। इसलिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का कंसेप्ट वही है, लेकिन थ्रू एन्युटी नहीं, सिंपल डिस्काउंटिंग बोलते हैं उसको। सिंपल डिस्काउंटिंग के जरिए जिसमें हर साल का नेट फ्लो आपने अलग अलग डिस्काउंट करना होगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है, आईआरआर कैसे कैलकुलेट करनी है, दोबारा सिखाने की जरूरत तो नहीं है। क्या क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो फ्रैंकली बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट करनी है, आईआरआर लोअर रेट हायर रेट डिसाइड करना आता है, उसके बाद फार्मूला के जरिए से आईआरआर कैलकुलेट करना आता है, पक्की बात है, इधर वही यूज होगा। देखिए ज़हन में रखिएगा, एनपीवी कैलकुलेट करते हुए एन्युटी यूज नहीं होगी, सिंपल डिस्काउंटिंग यूज होगी। नो एन्युटी बट यस सिंपल डिस्काउंटिंग, सिंपल डिस्काउंटिंग होगी। क्लियर? आगे चलते हैं। एक्सपेडिटिव में यही कह रहा है चैप्टर 11 में सीखा तो है आपने, दोबारा क्या सिखाऊं आपको, बस ये ज़हन में रखिएगा कि आपने हाँ हर कैश फ्लो डिफरेंट होगा, एन्युटी यूज करने का सोचना नहीं है। लेकिन मुझे खुद बताइए, क्या इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा कि लेंथी होगा? लेंथी होना और चीज है, डिफिकल्ट होना और चीज है। बल्कि मुझे तो शुरू में एन्युटी का फार्मूला ज्यादा डिफिकल्ट लगता था सिंपल डिस्काउंटिंग से, लेकिन उसके ऊपर भी करते के एक्सपर्ट हो गए तो हमने हमारे आसान लगना शुरू किया। ये भी याद रखे, लेंथी है भाई, एग्री करते हैं कि नहीं करते? शाबाश। इसके बाद ये मेथड है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि एनपीवी का क्या फायदा नुकसान है, आईआरआर का क्या फायदा नुकसान है। घर जाके पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाए तो ठीक है, मेरा नहीं ख्याल 1-2 पॉइंट्स के अलावा आपको समझ आएगी, ये बाद में पढ़ेंगे। मेन पॉइंट सुन ले जो काम की बात है, क्योंकि काम की बात है भी नहीं, काम की बात है वो सुन ले। एनपीवी और आईआरआर दोनों मेथड की निस्बत कौन सा मेथड आपको बेहतर लगता है? शाबाश, गलत। आईआरआर अच्छा लगता है वैल्यूएशन के लिए, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा। एनपीवी आपको अमाउंट बताता है कि इस प्रोजेक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो बताता है प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जबकि आईआरआर बताता है प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट इन टर्म्स, जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आप एनपीवी के जरिए से कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो 1000 के प्रोजेक्ट पे 2000 आपको रिटर्न मिल रहा है। 1000 के प्रोजेक्ट लगाया, उसके ऊपर 1000 प्रॉफिट हुआ, 2000 आया। इसको कंपेयर करेंगे ना अगर आप उस प्रोजेक्ट के साथ जिसके ऊपर 1 करोड़ लगाया और उसके ऊपर 3000 रुपये प्रॉफिट आया, तो एनपीवी क्या कहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है? 1 करोड़ वाला, क्योंकि उसके ऊपर आपका 3000 की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। परसेंटेज में दूसरे वाला बेहतर है। और आप खुद कॉमन सेंस ज्यादा सोचे बगैर भी फैसला कर सकते हैं कि भाई 1000 के ऊपर 2000 आया, ये ज्यादा बेहतर है।
करोड़ के ऊपर 1,03,000 आया, वो कम बेहतर है, ऐसा ही है। तो इसीलिए अमूमी तौर पे IRR को बेहतर समझा जाता है एग्जाम में, लेकिन बहरहाल वो हम पे नहीं छोड़ता, वो खुद बताता है क्वेश्चन के एंड पे नीचे रिक्वायरमेंट में होता है यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या यूजिंग IRR इवेल्युएट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 2 मेथड है। अहम चीज आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं ना, अगर तो NPV ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर NPV नेगेटिव है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। 0 कभी नहीं होगी, हो तो आपकी मर्जी है, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, ब्रेक इवन नहीं होगा, हो तो एक्सेप्ट कर ले, कोई हर्ज नहीं। NPV पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, NPV नेगेटिव है तो, और IRR इसका रूल क्या है? IRR का मतलब है प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी रेट कितना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेट को आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और IRR 12% है, इसका मतलब है आप 10% लगा के हिसाब से लगा के 12% अर्न कर रहे हैं, 2% प्रॉफिट में है। तो क्राइटेरिया क्या होगा? NPV का क्राइटेरिया क्या है? NPV, if NPV is positive, accept the project, if NPV is negative, IRR का रूल क्या है? If IRR is greater than cost of capital, accept the project, if IRR is less than cost of capital, reject the project। इसका मतलब है हमारा असल काम क्वेश्चन में NPV और IRR कैलकुलेट करना होगा। डन जी, चलिए आगे चलते हैं। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ना आपको टॉपिक के एंड पे पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने होम असाइनमेंट में करने हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आपको 3 साल का डाटा दे रहा है, इसमें रेवेन्यू भी दे रहा है, कैश एक्सपेंसेस भी दे रहा है, नेट कैश फ्लो भी दे रहा है। तो आपने NPV करना है कि IRR? NPV। अब देखिए जो नेट कैश फ्लो है, क्या ये सेम है? सेम नहीं है, एनएमडी का फार्मूला नहीं लगेगा, सिंपल डिस्काउंटिंग से कैलकुलेशन होगी, ऐसा ही है। और अगर IRR होता तो कि कहता कैलकुलेट करो IRR, तो हम इसी को पहले एक रेट पे फिर दूसरे रेट पे, और जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रूल होता था कि कूपन रेट से स्टार्ट करना है, यहां पे प्रोजेक्ट अप्रेजल में रूल होगा कि अगर IRR कैलकुलेट करनी है ना, तो पहला रेट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यही यूज कर लें। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहला रेट कौन सा यूज किया करेंगे? क्योंकि देखें जब आपने 2 रेट यूज करने ही हैं तो क्यों ना गिवन रेट से ही स्टार्ट करें, गिवन रेट से स्टार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह का है, लेकिन क्वेश्चन 2 में अच्छी बात है क्या, क्वेश्चन 2 में उसने क्या दिया है कि नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक क्या है? 75,000 सेम है। इसका मतलब मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है इसमें भी आप सिंपल डिस्काउंटिंग ही यूज करें। क्यों बोला? क्योंकि ये उसने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, वरना एग्जाम क्वेश्चन में या आगे चल के जितने भी क्वेश्चन करेंगे कभी भी कैश फ्लो सेम नहीं होगा। ये शायद वाहिद क्वेश्चन है पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में, जिसमें उसने कैश फ्लो को सेम रखा है, वरना कैश फ्लो सेम नहीं होंगे, अलग अलग ही करें। इसको भी आपने होम प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग ही करना है, हालांकि एनएमटी से हो सकता है सॉल्व। क्वेश्चन 3, अब इसमें बताइए ईयर 1 का 50,000 है, 2 से 6 से 75,000। एनएमटी नहीं ना यूज कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो एनएमटी ईयर 2 पे आएगी, फिर ईयर 2 को अलग से कर। भाई इससे ज्यादा अच्छा नहीं, रूटीन में जो कैलकुलेशन होगी 1 2 3 4 5 6 डिस्काउंट करते रहे। तो आपने अलग अलग देखे,
प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपने अलग अलग ही कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4, इसमें भी बताइए, कैश फ्लो बता रहा है और कह रहा है मेरे को IRR कैलकुलेट करके दो। क्या एन्युटी फार्मूला यूज हो सकता है? क्यों नहीं यूज हो सकता एन्युटी फार्मूला? हर साल का कैश फ्लो डिफरेंट है। चलिए, अभी तक के लेक्चर में हमने गिवन कैश फ्लो से एनपीवी और IRR कैलकुलेट करना सीख ली, जो कि बेसिकली आपने ऑलरेडी सीखी हुई थी। मैंने सिर्फ एक चीज आपको कहा है कि करने को, कि आपने एन्युटी की बजाय सिंपल डिस्काउंटिंग से कैलकुलेशन करनी है। डन जी। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, स्टेप्स। ये आपके स्टेप्स बहुत क्रिटिकल है समझना। स्टार्ट करें। पहली चीज, यूज कैश फ्लोज। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, काउंटिंग नहीं है। फाइनेंस में कैश इज किंग। फाइनेंस में क्या है? कैश इज किंग। आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो कैलकुलेशन करनी है, कैश को सामने रखते हुए करनी है। कहता है यूज कैश फ्लोज। कैश फ्लोज को यूज करेगा, कैश आइटम को यूज करना है कैलकुलेशन में, नॉन कैश आइटम को यूज नहीं करना। कैश आइटम को यूज करना है, नॉन कैश आइटम को यूज नहीं करना। इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल decisions are made on the basis of cash inflows and cash outflows. Decisions are made on the basis of cash inflows and cash outflows. Non-cash items are not considered and are ignored. Non-cash items are not considered and are ignored. फिर से, non-cash items are not considered and are ignored. कर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक नहीं, 2 एग्जाम्पल। ध्यान से समझिएगा, समझ आए तो आपने मुझे ओके करना है, वरना पूछ लेना। कह रहा है पहली एग्जाम्पल, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लोज। कैश पेड किया है ना, आउटफ्लो के तौर पे इंक्लूड की जाएगी। इंक्लूड करने का मतलब ऐड नहीं है, इंक्लूड करने का मतलब कैश फ्लो में शामिल की जाएगी। बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूड, यानी पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नॉन कैश आइटम। हमने तो कैश की बेसिस पे डिसीजन करने हैं, कैश इज किंग। ठीक है जी। परचेज का समझ आया? कैश पेड इंक्लूड करना है, डेप्रिसिएशन नहीं करनी इंक्लूड। आगे चलें, अगर परचेज है तो सेल वाला केस भी समझ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्लूडेड। फिक्स एसेट बेचा, जो कैश रिसीव हुआ वो इंक्लूडेड है, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल है इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। शाबाश। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों नहीं इंक्लूड किया? नॉन कैश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट क्यों इंक्लूड किया? कैश आइटम है। कैश परचेज क्यों इंक्लूड किया? कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं किया? नॉन कैश आइटम है। ठीक है जी। इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ इंक्लूड करना है कि नहीं? क्यों नहीं करना? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, शाबाश। नॉन कैश आइटम को हमने इंक्लूड नहीं करना। पक्की बात। कोई इख्तलाफ है तो अभी डिस्कस कर लें जी। बैड डेट, डेटर से जो कैश रिसीव हुआ है वो करेंगे, लेकिन जो बैड डेट हो गया वो नहीं करेंगे। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट या रीवैल्यूएशन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आए भी, नॉन कैश आइटम इग्नोर्ड, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब आप सेल करेंगे ना उसमें रियलाइज्ड हो जाएगा। कुछ को समझ आए?
अच्छा अब कहेगा वो एक बजटिंग के क्वेश्चन में, या बजटिंग को छोड़े, एक क्वेश्चन कैश के क्वेश्चन में कहेगा आपने क्रेडिट सेल की 60% इसी साल रिकवर हो गया, 30% अगले साल रिकवर हुआ, 10% बैड डेट हो गया। आप कहेंगे सर 60% नजर आ रहा है, 30% भी नजर आ रहा है, 10% किधर गया? 10% क्यों नहीं लिखा सर? तो बैड डेट है, नॉन कैश आइटम है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम नहीं कर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैश बेसिस पे चलेगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये बात समझ आ गई। यूज कैश फ्लो समझ आया बात? और भाई यूज कैश फ्लो समझ आया? यूज कैश फ्लो समझ आया? यूज कैश फ्लो में क्या कह रहा है? सबसे बड़ा कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, नॉन कैश आइटम नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कंसेप्ट यहां पे रुका नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कैश फ्लो को यूज करना है, बल्कि ऐसा है कि कैश फ्लो में से भी सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड करना है, इररेलिवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड नहीं कर। पहले क्या सीखा? कैश फ्लोज को इंक्लूड करो। अब क्या सीख रहे हैं? अब रेलिवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड करो। रेलिवेंट है इंक्लूड करो, इररेलिवेंट है इंक्लूड ना करो, इग्नोर करो। भाई हमने कहा रेलिवेंट और इररेलिवेंट क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहले रूल समझ ले रेलिवेंट और इररेलिवेंट का, फिर उसके बाद एग्जांपल की तरफ आएंगे। रूल ये है, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट करने या ना करने के फैसले से कोई दूसरा कैश इनकम या एक्सपेंस इफेक्ट हो, फिर से अगर हमारे इन्वेस्टमेंट करने या ना करने के फैसले से कोई दूसरा कैश फ्लो इफेक्ट हो, वो रेलिवेंट है। और अगर हमारे कैश हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करने या ना करने से कोई दूसरा कैश फ्लो इफेक्ट ना हो, इररेलिवेंट है, इररेलिवेंट है। ऐसा ही है भाई, एक दिन हमने मर जाना है, ऐसा ही है। सिर्फ मैंने कि आपने भी? सब ने। तो हमारे मरने से कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा, कुछ को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी आपके किसी को भी नहीं। ओके ठीक है, इतला दे दी भाई ने। ठीक है भाई। तो जिन जिन को फर्क पड़ेगा वो हमारे लिए रेलिवेंट लोग हैं, और जिन जिन को फर्क नहीं पड़ेगा वो हमारे लिए इररेलिवेंट है, उन्हें हमने जिंदगी में भी इग्नोर कर देना है। वैसे ही ना रिश्तेदार भाई, ठीक है। ये तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने से, प्रोजेक्ट अप्रेजल से हमारे कुछ कैश फ्लोज को फर्क पड़ेगा, कुछ को नहीं पड़ेगा। जिनको नहीं पड़ेगा इररेलिवेंट है, उनको हमने इग्नोर करना। अच्छा, ये कंसेप्ट बहुत मुश्किल से समझ आता है। अकाउंटिंग ऐसा को आपके अंदर तक रची बसी होती है ना, ये क्योंकि ये कंसेप्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट से फर्क है। ये जो ऊपर वाला कैश वाला कंसेप्ट है ना, ये भी आपको इसलिए समझ आ गया क्योंकि आपने कैश अकाउंट बनाना सीखा होता है। तो आपको पता होता है कैश में जो जो आइटम आएगी ना कैश, वो इधर आ जाएगी, वो ठीक है सर। ये भी इस वजह से, वरना ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता। और ये जो है ना रेलिवेंट और इररेलिवेंट, ये आपको जल्दी से, लेकिन चूंकि आपने कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी हुई है इसलिए काम मेरा आसान हो गया कि आपने चीजें पढ़ी, सिर्फ भूले हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है ना? कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के? क्या कोई एक एग्जांपल देते? ऑलरेडी हम एक जॉब कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने कहा सर इन्वेस्टमेंट हमने कोई बिजनेस में लगाई है, अगर बैंक में रखते तो 15% इंटरेस्ट मिलता, तो वो जो 15% इंटरेस्ट है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वापस आइए,
कह रहा है रेलिवेंट कैश फ्लोज एंड कॉस्ट आर दोज इनकम और एक्सपेंसेस विच चेंज इफ प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। वो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो चेंज होगी, वो रेलिवेंट है। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहां जहां कॉस्ट में चेंज आएगा वो रेलिवेंट, और जहां पे कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा इररेलेवेंट। अच्छा आप जरा बताइए, फर्ज कीजिए ये दो कैंपस कॉलेज के साथ पीआरसी कैंपस, पीआरसी कैंपस का फर्ज कीजिए रेंट है 1 लाख, है नहीं? हाँ 1 लाख। तो फैसला ये किया गया कि क्यों ना शाम को फारिग होता है, शाम को एसीसीए भी स्टार्ट कर लिया जाए। एसीसीए प्रोजेक्ट है, जब एसीसीए की प्रोजेक्ट अप्रेजल की जाएगी तो उसमें रेंट इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं किया जाएगा? ऑलरेडी इनकड नहीं। अकाउंटिंग तो ये कहती है कि 50% एलोकेट कर दो। अकाउंटिंग क्या कहती है? 50% एलोकेट कर दो। भाई एक बिल्डिंग है, पूरे दिन का 24 घंटे का किराया जो है वो 1 लाख है, आधा दिन पीआरसी, आधा दिन जो है एसीसीए, तो एलोकेट कर दो। अकाउंटिंग क्या कहती है? एलोकेट कर दो। फाइनेंस क्या कहती है? भाई आप पहले बिल्डिंग रेंट पे ले चुके हैं। अहम चीज ये नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अहम चीज ये है कि पहले कौन सा प्रोजेक्ट चला था। ये आपकी कॉस्ट पहले प्रोजेक्ट की वजह से है। अब आप चाहे एसीसीए स्टार्ट करें या ना करें, भाई रेंट तो पूरा देना पड़ेगा। अब मैंने डिसाइड करना है रेलिवेंट है कि नहीं, मैं कैसे सोचूंगा? अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो इनकर होगी, अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें फिर भी कॉस्ट पे, रेंट उतना ही पे करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें फिर भी उतना ही में, तो फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें चाहे ना करें, इससे फर्क ही नहीं पड़ता रेंट को। ये कौन सी कास्ट हुई? इररेलेवेंट। इररेलेवेंट। तो आपने ऐसे सोचना है। इस सोच के साथ सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह मुश्किल जो कंसेप्ट जो आगे एडजस्टमेंट आएंगी ना वो भी आसानी से होती जाएंगी। फैसला होता जाएगा क्या कि प्रोजेक्ट करें या ना करें, रेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोजेक्ट करें तो ये क्या होगा? इररेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, इसको वो कहता है इररेलेवेंट। इसको नाम दिया जाता है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। इसको क्या नाम दिया जाता है? एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। तो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट को आप एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट भी उस एसेट को थोड़ा बहुत यूज कर रहा होगा। बिल्डिंग है जैसे, इसकी सबसे बड़ी क्लासिक एग्जांपल क्या है? रेंट ऑफ बिल्डिंग। नया प्रोजेक्ट जिस बिल्डिंग पे चला रहे हैं, अगर बिल्डिंग ऑलरेडी रेंट पे है, वो रेंट की एलोकेशन होनी चाहिए। अकाउंटिंग कहती है होनी चाहिए, फाइनेंस कहती है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इररेलेवेंट है। किसकी बात मानने? अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो अकाउंटिंग की बात माननी है, फाइनेंस का पेपर दे रहे हैं तो फाइनेंस की बात माननी है। बोले प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी डिपेंड करता है। वैल्यूएशन प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर इसको इंक्लूड करते हैं। अकेडमी है प्राइवेट, वो आपको कहती है कि सेकंड टाइम की बिल्डिंग हमें दे दो, इसका 50% रेंट हम आपको देंगे। देन तो फिर ये 50% आपके लिए रेलिवेंट हो गया ना। अकेडमी क्या कहती है आपको कि बिल्डिंग का 50% रेंट हम आपको देंगे। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने कहा सर इसी एग्जांपल को एक स्टेप आगे लेके चले, बल्कि ये अच्छा है, ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी साथ फिट कर दी। उनका फर्ज कीजिए कि सर आप एसीसी का प्रोजेक्ट अभी नहीं चला रहे थे, तो साथ ही साथ सड़क पे ए लेवल ओ लेवल जो अकेडमीज करवाती हैं उनमें से एक भाई साहब आ गए। उन्होंने कहा लोकेशन अच्छी है, सर ऐसा कीजिए शाम के टाइम पे ना ये मुझे रेंट पे दे दीजिए, मैं आपको 60,000 रुपया पर मंथ रेंट दूंगा, शाम के वक्त मैं इस्तेमाल करता हूं। अब अगर ये ऑफर हमारे पास है, 60,000 वाली ऑफर हमारे पास है, अब जरा सोचिएगा, अब कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है।
अब हम फैसला करते हैं नहीं नहीं हमने तो ACCA कैंपस स्टार्ट करना है शाम को। अब देखें ये 60,000 रेलिवेंट है। मैं पहले सोच लूं, अगर मैं ACCA का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं ये 60,000 नहीं आएगा। अगर ACCA का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता ये 60,000 आएगा। इसका मतलब है मेरे डिसीजन से ये 60,000 का कैश फ्लो चेंज हो रहा है। ये क्या हुआ? रेलिवेंट कैश फ्लो। अब अकाउंटिंग वाले जिनकी अकाउंटिंग वो कहेंगे ना ना भाई इसको इग्नोर करो, और ये क्या मतलब, ये कभी पैसे आपके पास आए ही नहीं और आप इनको लिख रहे हैं 60,000 को, ये तो पैसे कभी आपने देखे भी नहीं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है? 60,000 के आपने पे किया है, इसमें तो 1 रुपया भी पे नहीं किया आपने, ये कैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई? काउंटिंग वाला कहेगा कि ये तो आपका आउटफ्लो है ही नहीं, ये कैसे कॉस्ट में शो हो गया? 60,000 का भी। अच्छा, 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है सर ये तो कभी 60,000 आपने पे किया ही नहीं, ये कैसे कॉस्ट हो गया? पे नहीं किया, सैक्रिफाइस किया है। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है जो चीज आप सैक्रिफाइस कर देना वो आपकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइनेंस ये कहती है। काउंटिंग कहती है अगर आपने नहीं दिया तो काउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते आप कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। फाइनेंस में हमेशा कंसीडर करते, क्योंकि आपके इस डिसीजन की वजह से 60,000 सैक्रिफाइस हो रहा है। असल में जब आप इसको अपने अप्रेजल में इंक्लूड करते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अब इस प्रोजेक्ट अप्रेजल से हमें 60,000 से ज्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ ना करते तो 60,000 हमें आ रहा होता। अब अगर 60,000 से कम फायदा होगा ना तो फिर ये हमारे प्रॉफिट में नहीं है। क्लियर? एक तो सवाल ये होता है क्या कि सर ये 60,000 कभी आपने पे किया ही नहीं, तो इसको आप कैश फ्लो में क्यों ले रहे हैं, आउटफ्लो के तौर पे क्यों ले रहे हैं? आपने कभी ये कैश पे किया ही नहीं, क्यों पे नहीं किया? सैक्रिफाइस तो किया है, सैक्रिफाइस तो ये क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होती है। अब एक दूसरा भी सवाल है, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले बताइए ये समझ आ गया कि नहीं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दूसरा सवाल इससे भी इंटरेस्टेड है कि सर ये तो रेवेन्यू है, जो रेंट हमें 60,000 मिलता वो तो रेवेन्यू है, इसको आपने उसको तो अगर शो करना ही था, चले मान लिया शो करें, मान लिया इंक्लूड करें, लेकिन ये रेवेन्यू है, इसको तो इनफ्लो के तौर पे आना चाहिए, आपने इसे आउटफ्लो के तौर पे क्यों लिखा है? इसलिए कि ये रेवेन्यू आपने सैक्रिफाइस किया है। याद रखें, अभी लिख लें, बड़ा बड़ा करके लिख लें, रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड इज इक्वल टू आउटफ्लो। रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड इज इक्वल टू, अब ये तो नहीं पूछेंगे सर ये रेवेन्यू है, ये आउटफ्लो क्यों हो रहा है? आगे नहीं समझ आई? अब अगली बात नहीं समझ आई होगी आपको। अब बात पूरी कहां हुई है? अभी तो बात अधूरी है हमारी, बात दूर तक चलेगी, दिल्ली तक जाएगी बात। रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड इज आउटफ्लो। जो बताएगा आगे क्या कहने जाने रहा हूं, 50 रुपए इनाम। सेम वही, गलत, दोनों गलत। एक्सपेंस सैक्रिफाइस नहीं बोलना था, एक्सपेंस सेव्ड बोलना था। कॉस्ट सेव्ड इज इनफ्लो, कॉस्ट से रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड इज आउटफ्लो, कॉस्ट सेव्ड इज इनफ्लो। अब आप बार बार ये तो नहीं पूछेंगे सर ये रेवेन्यू है आउटफ्लो में क्यों? सर रेंट है, रेंट क्वेश्चन में कहा है उसने रेंट रिसीव करना था हमने, ये तो इनकम होता है, आउटफ्लो में क्यों लिख रहे हैं? सैक्रिफाइस किया है। सर ये तो इस प्रोजेक्ट ये कॉस्ट है, इसको इनफ्लो क्यों लिख रहे हैं? कॉस्ट भी कभी इनफ्लो होती है भला? भाई इस प्रोजेक्ट की वजह से कॉस्ट सेव हो रही है। समझ रहे हैं थ्योरेटिकली? अभी चीजें सामने आएंगी, मजीद जरा खुल के फिर समझ आएगी, लेकिन कंसेप्ट बन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है यूज, पहले सिखाया यूज कैश फ्लो, अब क्या सिखा रहा है? यूज रेलिवेंट कैश फ्लो।
रेलिवेंट कौन से हैं? जो डिसीजन के साथ जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आसान क्या, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जब इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, बोतलें बना बना के बेचनी है, बोतलें बनाने का जो रॉ मटेरियल होगा उसकी जितनी कॉस्ट है वो क्या है, बोतलें बनाने के लिए जो लेबर है उसकी जितनी कॉस्ट है, जो बोतलें बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ऑपरेटिंग, और जो बोतलें बना बना के बेचेंगे तो जो रेवेन्यू आएगा वो भी ऑपरेटिंग इनफ्लो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेलिवेंट है सारे के सारे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है? जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बेचने से कैश कितना आया और उसको बनाने में आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो गए, वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है, इंक्लूड करने हैं इसमें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आसानी से समझ आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन अब आपको समझ आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ चाहे लिख लें वही जो भी लिखाया है, रेवेन्यू सैक्रिफाइस और आउटफ्लो इज आउटफ्लो, कॉस्ट सेव्ड इज इनफ्लो। अब आगे चले इररेलेवेंट। इररेलेवेंट को निपटा लो, चेक पॉइंट में लगा लो। इररेलेवेंट कैश फ्लो कौन से हैं? जो डिसीजन से चेंज नहीं, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कॉस्ट। अच्छा, ये भी बात आसानी से समझ नहीं आती। हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक कंसल्टेंट को कहा जरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे बाजू का था, आपने वो बिजनेस कम्युनिकेशन में लेटर राइटिंग में लिखा होगा फिजिबिलिटी का कि किसी जगह पे ब्रांच बैंक की खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं ना, बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट हमें मिली। बताइए, अगर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पढ़ के हम फैसला करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये पैसे अदा करने पड़ेंगे? ये तो वैसे भी हमने पे करना है। भाई बताइए, अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ के फैसला करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, फिजिबिलिटी के पैसे अदा करने पड़ेंगे? और अगर ये फैसला करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, फिर भी करने पड़े। तो जब डिसीजन यस हो फिर भी करने पड़े, जब डिसीजन नो हो फिर भी करने पड़े। इसका मतलब है डिसीजन से इफेक्ट नहीं हो रहे, ये कौन से हो गए? इररेलेवेंट। तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कॉस्ट ये समझ नहीं आती। कहते हैं सर ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, रेलिवेंट नहीं है। रिलेटेड है, रेलिवेंट नहीं। रेलिवेंट का मतलब क्या है? से चेंज, चाहे करें प्रोजेक्ट चाहे ना करें स्टार्ट, पैसे तो देने पड़ेंगे, ये इररेलेवेंट हो गई। डन जी। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट पता है क्या है ना? ये रेंट ऑलरेडी इनकर। लेकिन अगर कोई अल्टरनेट यूज हो वो रेलिवेंट हो जाता है। जैसे भाई ने कहा शाम को वो लेवल ए लेवल वाले आ जाए। यहां तक क्लियर हुए? दो कंसेप्ट आपको सिखाए हैं सिर्फ। पहला कंसेप्ट यूज कैश फ्लोज और दूसरा कंसेप्ट यूज रेलिवेंट कैश फ्लोज। और यूज रेलिवेंट कैश फ्लोज में एक एक दो दो एग्जांपल्स दी हैं। दूसरा चेक पॉइंट यहां पे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। कॉस्ट में हमने जैसे पढ़ा था ना शटडाउन का, हाँ, शाउट डाउन सारी चीजें आएंगी। देखिए मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। इसी से कॉस्ट में मजीद कुछ कम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी थी, इसमें भी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी तो आपको नहीं ना देनी एग्जाम्पल्स। लेकिन ये अगर कंसेप्ट जड़ ये है, बड़े बड़े फैसलों की भी जड़ ये होगा। जैसे ये सोचना अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, कैश फ्लो पे फर्क पड़ेगा कि नहीं, इससे बड़े बड़े आपके डिसीजंस होंगे आइटम्स के, इस सोच के मुताबिक। डन जी। पहले क्या सीखा? कैश फ्लो को कंसीडर करना है। दूसरे नंबर पे क्या सीखा? रेलिवेंट कैश फ्लो। तीसरे में हम यह सीखना है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो भी है। सिर्फ कैश फ्लो अहम नहीं है,
सिर्फ ये अहम नहीं है कि ये आइटम कैश फ्लो है कि नहीं, सिर्फ ये अहम नहीं कि ये कैश फ्लो रेलिवेंट है कि नहीं, अप्रेजल में ये भी अहम है कि ये कैश फ्लो आएगा किस साल में। प्रोजेक्ट अप्रेजल में ये भी अहम है ये कैश फ्लो आएगा किस साल में, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में। और अगर आपने गलत साल में उसको क्लासिफाई कर दिया, आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? डिस्काउंटिंग गलत आएगी, इसलिए कि हर साल का डिस्काउंटिंग डिफरेंट है। ईयर 1 की डिस्काउंटिंग 1 साल से होगी, ईयर 2 की डिस्काउंटिंग 2 से होगी, ईयर 3 में n इज इक्वल टू 3 होगा, ईयर 4 में n इज इक्वल टू 4 होगा। तो अगर आप एक साल का कैश फ्लो दूसरे साल में डाल देंगे तो डिस्काउंटिंग की वजह से डिफरेंट ईयर n होने की वजह से आंसर डिफरेंट आएगा। तो क्या तीसरा कंसेप्ट क्या हमने सीखा? पहले में सीखा कैश फ्लो, दूसरे में सीखा रेलिवेंट कैश फ्लो, तीसरे में क्या सीखा? टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। यानी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या है? आपने कैश फ्लो को सही ईयर में क्लासिफाई करना है। ईयर 1 का कैश फ्लो है तो कहां लिखना है? ईयर 1। ईयर 2 का कैश फ्लो है तो ईयर 2। ईयर 3 का कैश फ्लो है तो ईयर 3। कह रहा है, अब एग्जांपल सुन लें। कंसीडरिंग टाइमिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस, दिए 3 है। यू हैव टू केयरफुली इंक्लूड ईच कैश फ्लो इन रेलिवेंट। पहले 4 एग्जांपल होगी, अब शायद 3 या किसी एक के अंदर 2 होंगी। उसने असल में इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट कर दिया। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? आज एसेट खरीदेंगे। एसेट की प्राइस होती है ना, जो एंड पे वो एनपीवी से माइनस करते हैं एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए, वो कहलाती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ एसेट वो आपका 99% केसेस में, 95% केसेस में ईयर नॉट का आउटफ्लो होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ईयर नॉट का आउटफ्लो होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो? किस साल का? तो ये आपने इसे ईयर नॉट में लिखना है। ईयर नॉट का मतलब है टुडे, ईयर नॉट। टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो कहते हैं आखिरी साल के कैश फ्लो को। टर्मिनल कैश फ्लो किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर है तो 5वें, शाबाश शाबाश, 5वें साल कौन बोला? शाबाश। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है तो 5वें साल में एसेट को बेचने से जो पैसे मिलेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल का मतलब लास्ट, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनल। टर्मिनल से मैं इसलिए टर्मिनेटर बोला, वो बस वाला टर्मिनेट ना सामने आ जाए, वो भी टर्मिनल बोल। वो टीसी जी, मूवी वाला टर्मिनेटर। हम टर्मिनल खत्म करने आ जाए, खत्म कर देता है, वो खत्म कर देता है। विलन, सारे विलन खत्म कर देता है, बाद में पता चलता है वो खुद विलन था। नहीं पार्ट 2 में पता। अच्छा ठीक है जी। तो टर्मिनल कैश फ्लो क्या है? सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये तो आपको पता है बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। चैप्टर 15 में सीखा नहीं है? बिजनेस करने के लिए सिर्फ फिक्स एसेट खरीदना काफी नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी होना। तो इस प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल भी आएगा। फिलहाल आप कंसेप्ट सिंपल रखें। टर्मिनल कैश फ्लो से मुराद क्या है? जो एसेट आपने खरीदा है, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी लास्ट ईयर में, उसको बेचने से कितने पैसे आएंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो प्रोजेक्ट है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल में। यानी इन शॉर्ट समझ लीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है परचेज प्राइस उस एसेट की, और टर्मिनल कैश फ्लो है सेल प्राइस उस एसेट की। ठीक। ऑपरेटिंग कैश फ्लोस क्या है?
ये वो कैश फ्लो है जो ईयर 1 में भी है, ईयर 2 में भी है, ईयर 3 में भी है। जितने साल लाइफ है हर साल कैश फ्लो आता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो कैश फ्लो 3 तरह की होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल, इनिशियल, टर्मिनल, ऑपरेटिंग। इनिशियल, टर्मिनल, ऑपरेटिंग, 3 चीजें हो गई। पहली चीज, पहला रूल क्या कैश फ्लो का? कैश फ्लो। दूसरा रेलिवेंट कैश फ्लो। तीसरा टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 3 असूल आपको दे दिए। पहला असूल कैश फ्लो, दूसरा रेलिवेंट कैश फ्लो, टाइमिंग, ठीक है। फिर उसके बाद 4, पुट कैश फ्लो इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। स्पेसिफाइड फॉर्मेट, हमेशा यही फॉर्मेट यूज करना है। आईकैप की बुक ने 2 फॉर्मेट दिए हैं, दूसरा फॉर्मेट कभी यूज नहीं करना, वो फेल करवाने के लिए। वो किस लिए दिया हुआ है? फेल करवाने। वो क्या है भाई? ये है, ये इस तरह हॉरिजेंटल है ईयर्स, उस फॉर्मेट में वर्टिकल है। ये ईयर नॉट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 वो कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, पहले दिन से ही नहीं करना। अकाउंटिंग में भी इसी तरह होता था, कॉस्ट में भी इसी तरह जैसे ये है। बस फिर तो ठीक, पता चल गया वो क्यों नहीं करवाते थे टीचर। ईयर नॉट, ईयर नॉट कहते हैं टुडे। ईयर नॉट असल में ईयर नहीं होता, ईयर नॉट होता है टुडे, करंट ईयर नहीं, टुडे, करंट डेट। हाँ, करंट डेट, इसको लिख लें टुडे। ईयर नॉट इज इक्वल टू, मैं टुडे करवा रहा हूं, आप करंट डेट कह रहे हैं। टू डेट नहीं, टुडे, आज, आज, आज। वेडनेसडे लिख ले, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, कुछ भी लिख ले। ईयर नॉट का मतलब क्या है? ये एक साल नहीं है, एक दिन है, आज का दिन। ईयर 1 पूरा साल है, ईयर 2 पूरा साल है, ईयर 3 पूरा साल है। ईयर नॉट क्या है? टुडे, आज का दिन, आज का दिन। तो देखें भाई, ईयर 1 की सेल्स है सारी, कॉस्ट भी है, मटेरियल, लेबर, टैक्स वगैरह। ईयर 2 की भी सेल है, कॉस्ट भी है। टैक्स को काट दें, टैक्स को काटते हैं, कम्प्लेक्स एडिशन बाद में करवाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ईयर 1 में सेल्स है, एक्सपेंसिव भी है, ईयर 2 में सेल्स एक्सपेंसिव भी है, 3 में सेल्स एक्सपेंसिव भी है, ईयर नॉट में क्यों नहीं है? वो आज है। एक दिन के कोई सेल कॉस्ट नहीं होती, साल की होती है। लेकिन आज के दिन आप एसेट जरूर बाय कर सकते हैं। तो ईयर नॉट में अमूमी तौर पे सिर्फ एक चीज हुआ करेगी, इनिशियल कॉस्ट। और भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी 2-3, लेकिन इनिशियल कॉस्ट सबसे बड़ी एग्जांपल। क्लियर? यस सर। 4 चीजें दे दी आपको। क्या पहली चीज? क्या? कैश फ्लो। दूसरी रेलिवेंट कैश फ्लो। तीसरी टाइमिंग ऑफ, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। और 5वीं चीज क्या है जो ऑलरेडी कर चुके आप? मेथड, एनपीवी या के आईआरआर। कह रहा है कौन सा मेथड यूज करोगे? जो भी क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया वही यूज करेंगे। और ये सारी फिगर जो है एनपीवी आईआर के लिए, इनफ्लो से कैलकुलेट करेंगे आईआरआर या आउटफ्लो से, या जो नेट कैश फ्लो, ये एंड पे एडलेस करके फिगर है, नेट से करना होगा, नेट से करना होगा। कुछ समझ आया? चलिए, आज के लिए इतना काफी है, इतना भी समझ आ गया तो बहुत है। होम असाइनमेंट आपका 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, और ये सिर्फ छोटे मोटे प्रैक्टिस के लिए है। असल गेम तो कल स्टार्ट होनी है। असल तो आइटम अभी तो सिर्फ समझ लीजिए, वो जैसे होता है ना, कंस्ट्रक्ट किया है उसे,
इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी उसके अंदर ईंटें लगानी है, पिक्चर अभी बाकी है। फिर से 5, आज बार बार आपने मुख्तलिफ टाइम पे ना अपने आप को याद करवाते जाना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के 5 असूल, यूज कैश फ्लोज, यूज रेलिवेंट कैश फ्लोज, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो और मेथड। मेथड कौन सा जो दिया है वो, और नेट वाली फिगर पे, ग्रॉस पे नहीं, नेट वाली फिगर पे। क्लियर? प्रैक्टिस के तौर पे 5 क्वेश्चन, छोटे 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 क्वेश्चन है, बस ये सिर्फ आपका कंसेप्ट एनपीपी और आईआरआर का ना वार्म अप करने के लिए। असल क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।